नमस्कार दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स की 5वीं वीडियो ला रहे हैं आपके सामने। पिछली वीडियो हमने उत्पादन से संबंधित बताई थी कि किस वस्तु का उत्पादन कहाँ पर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी भाइयों। अगर किसी भाई ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। करंट अफेयर्स 4 वीडियो बहुत बता चुके हैं हम। आज हमारी 5वीं वीडियो है करंट अफेयर्स की। तो शुरू करते हैं भाइयों। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में हुआ। तो ये जो है शिखर सम्मेलन तो हुआ लेकिन फिजिकल रूप में नहीं हुआ, वर्चुअल रूप में हुआ। किसका? I2U2। अब ये 4 देशों का समूह है। I2U2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए, I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, 2 I वाले नाम है, और U2 का मतलब है 2 ही U वाले नाम है, USA और UAE। I2U2 इंडिया इजराइल I2 हो गए, USA UAE U2 हो गए। ठीक है, इनका वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ अभी। अच्छा जी, आजकल एक बात और ध्यान रखना कि जब कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो किसी में सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री पहुंचेंगे, कहीं रक्षा मंत्री, कहीं गृह मंत्री, कहीं प्रधानमंत्री। तो जो भी व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसी भी सम्मेलन में किसी भी देश के प्रतिनिधि को अब एक नया नाम दिया गया है, उसे शेरपा कहकर बुलाया जा रहा है आजकल। ये ध्यान रखना। शेरपा किसको कह रहे हैं? किसी भी सम्मेलन में जो देश का प्रतिनिधि होता है उसे शेरपा के नाम से पुकारा जा रहा है आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद तो I2U2 में कौन कौन से देश हो गए? उम्मीद है क्लियर हो गया। भारत की 11वीं कृषि संगणना प्रारंभ हुई है 2021-22 के लिए, और ये जो कृषि संगणना है 5-5 वर्ष के अंतराल पर संपन्न होती है। 5-5 साल बाद कृषि संगणना होती है, और अभी जो चल रही है वो कौन सी है? 11वीं कृषि संगणना है। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। चुनाव 16वां था लेकिन बनी 15वीं राष्ट्रपति। 16वां क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। ठीक जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा जी को हराया, तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है 15वीं। इन्होंने यशवंत सिन्हा जी को हराया। सामने कौन थे ये भी पूछा जा सकता है आपसे। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ की कौन दिलाते हैं? CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी गई उस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश थे NV रमना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें 64% वोट मिले, लगभग 64%, 64 पॉइंट समथिंग है, और लगभग 36% यशवंत सिन्हा जी को मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद इन्हीं के बारे में, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति भारत में बने हैं उनका जन्म अंग्रेजों के टाइम में हुआ था। ये पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ। ठीक है, सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना। इनसे पहले श्री नीलम संजीव रेड्डी के नाम ये रिकॉर्ड था, अब इनके नाम पर है। तो ये नीलम संजीव रेड्डी से भी युवा। जब ये राष्ट्रपति जिस दिन बनी उस समय इनकी उम्र, नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बनी उनकी उम्र से भी कम थी। तो सबसे युवा राष्ट्रपति यही बनी है। देश की प्रथम आदिवासी है, और आदिवासी है तो कौन सी आदिवासी समूह से? संथाल जनजाति से संबंधित है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और संथाल आदिवासी समूह से संबंधित है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। तो इनके बाद इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। गांव का नाम बैदपोशी है वैसे तो, लेकिन बैदपोशी पूछा भी जा सकता है लेकिन कम ही पूछा जाता है। उड़ीसा में जरूर ध्यान रखना। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ। संथाल आदिवासी कबीले से या संथाल आदिवासी समूह से जुड़ी हुई है। अब तो संथाल जनजाति बहुत है, बड़ी है। इसके बाद सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। क्लियर हुआ जी। इसके बाद झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी है। झारखंड में पहली महिला राज्यपाल यही बनी थी। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर समानता की मूर्ति का उद्घाटन किया। समानता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। समानता मतलब इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य की। रामानुजन गणितज्ञ नहीं है, रामानुजाचार्य जो संत हुए हैं उनकी मूर्ति है। कहाँ पर बनाई गई है? हैदराबाद में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री जी ने खुद उद्घाटन किया इसका। और दूसरी बात, संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती है।
1000वीं जयंती के और जो मनाई जा रही है उसके अवसर पर किया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का। आदि बद्री बांध के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है। आदि बद्री बांध किस किस के बीच समझौता हुआ? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच। यह बांध सरस्वती नदी के कायाकल्प के उद्देश्य से बनाया गया है। तो जो सरस्वती नदी है, आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी का उल्लेख है जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, तो उसके संबंधित आदि बद्री बांध है और इसके बीच लिए समझौता हुआ है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्यों के बीच में। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हमने पहले राष्ट्रपति जी के बारे में बताया, अब उपराष्ट्रपति जी। जगदीश धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति, ये 14वें उपराष्ट्रपति। 14 क्यों? क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 कार्यकाल पूरे किए, हामिद अंसारी 2 कार्यकाल पूरे किए। तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने और हामिद अंसारी ने 2-2 कार्यकाल पूरे किए थे, इसलिए 14वें राष्ट्रपति हैं। जबकि राष्ट्रपति में श्री राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र थे जिन्होंने 2 बार लगातार चुने गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया। चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, इनको हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई। देखिए, राष्ट्रपति को कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। ये राजस्थान से जाट समुदाय के जाट समुदाय से हैं जगदीप धनखड़ जी। एक बात और ये ध्यान रखना है अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति होते हैं, और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, वो भी राजस्थान से। तो वर्तमान स्थिति ये है कि हमारी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों ही राजस्थान से हैं। ठीक है भाइयों, ये जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भी ये कर चुके हैं। जगदीप धनखड़ जी का पूछा जाए कि भाई ये इनका पहले पेशा क्या रहा है, तो ये वकालत भी कर चुके हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने माने वकील रहे हैं जगदीप धनखड़ जी। ठीक है जी। तो जगदीश धनखड़ जो हैं देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और मार्गरेट अल्वा को हराया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की रही भाइयों। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की रही? उत्तर प्रदेश की रही। रेलवे सुरक्षा बल ने महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? रेलवे सुरक्षा बल ने। किसके लिए? महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की। तो जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी रैंकिंग जारी की, इंडिया रैंकिंग 2022। सिर्फ इंडिया, एक यूएस वर्ल्ड रैंकिंग थी जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT नंबर 1 था, वो पूरे वर्ल्ड की थी, ओवरऑल थी। लेकिन यहाँ इंडिया रैंकिंग 2022 है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको जारी किया है। और ये रैंकिंग 11 श्रेणियों में जारी की गई है। 11 अलग अलग कैटेगरी है जिनमें जारी की गई है। लेकिन इनमें ओवरऑल रैंकिंग में, याद रखना, ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा। अब 11 कैटेगरी सभी में अलग अलग होगा, कोई ना कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है नंबर 1 पर कौन रहा? IIT मद्रास। और QS वर्ल्ड में IISc बेंगलुरु था, याद रखिए, वहां पर भारत की तरफ से IISc बेंगलुरु था और यहाँ IIT मद्रास से शीर्ष पर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। किसने जारी की? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जियो पार्क लम्हेटा जबलपुर में स्थापित किया गया। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ? लम्हेटा। लम्हेटा कहाँ पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक, 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा। तो पिछले साल जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा वो अमेरिका रहा। अभी ये कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, पहले चीन हुआ करता था, अभी अमेरिका आ गया। FDI भी चेंज हो रहा है, अभी सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, ये सिस्टम चल रहा है। तो ये जो चेंज हो रही है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए हमें। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश को क्या मिला है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, जिनको ये पुरस्कार घोषित किया गया। ठीक है भाइयों, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
श्रीलंका में आर्थिक संकट के पश्चात आपातकाल में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए थे और नए राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। आपको पता है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, आपातकाल घोषित हो गया। ऐसे में भारत ने भी खैर बहुत मदद पहुंचाई उनके लिए। उसके बाद वहां पर जब ये स्थिति बिगड़ गई तो वहां के जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे वो देश छोड़कर भाग गए और नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। दोनों का नाम याद रखना आपको। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शादी की। ऐसा अब तक भारत में सिर्फ 3 बार हुआ है कि जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शादी की, अपने पद पर रहते हुए शादी की। 3 बार ऐसा हुआ है। तीसरे मुख्यमंत्री भगवंत मान है, ऐसे पंजाब के भगवंत मान। ठीक है, हालांकि इनकी ये दूसरी शादी है। आगे बढ़ते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यहां पर देखिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए है? 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए। मतलब भारत में साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए हमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। लेकिन 15 वर्ष से जिनकी आयु अधिक हो चुकी है उनको साक्षर करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये कब से कब तक लागू रहेगा? 2022 से 2027 तक। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता, पूछेगा जाएगा तो ऐसे पूछेगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है वो कितनी उम्र तक के छात्रों के लिए शुरू किया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है 15 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। यूक्रेन से जब भारतीय जो फंस गए थे यूक्रेन में युद्ध के दौरान, तो उनको भारत में वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं भाई हम। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुए। 2022 में जो खेल हुए राष्ट्रमंडल में, ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे। जो 2010 में दिल्ली में हुए थे वो 19वें राष्ट्रमंडल खेल थे। ठीक है, अभी हम 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात कर रहे हैं। ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए। 22वें में जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। इन 22 में से 7 बार, सबसे ज़्यादा 7 बार इंग्लैंड में ही आयोजित हुए। राष्ट्रमंडल खेल सबसे ज़्यादा किस देश में आयोजित हुए हैं? 7 बार हुए, इंग्लैंड में हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इनका शुभंकर पेरी द बुल था, जो कि एक 10 वर्ष की बच्ची ने इसको डिजाइन किया था। पेरी द बुल किसका शुभंकर था? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का। ठीक है, महिला क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ। इसमें महिला क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ और कुल 20 खेल है। इसमें कुल 20 खेल थे। ठीक, और पहली बार महिला क्रिकेट को इस बार शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 की ही बात कर रहे हैं अभी हम। इसमें जो पदक तालिका में रहा तो पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा और चौथा भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत, टॉप के 4 याद रहने, क्योंकि वैसे टॉप 3 से काम चल जाता, लेकिन भारत को भी तो याद रखना ही पड़ेगा। तो चौथा स्थान रहा है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत। अब ऑस्ट्रेलिया जो नंबर 1 रहा तो उसको 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मिले और कुल टोटल 178 पदक मिले। भारत को कुल 61 मिले, जिनमें से गोल्ड है 22, सिल्वर है 16 और 23 है क्या? ब्रॉन्ज। अगर भारत के ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 500 से ज़्यादा पदक जीत चुका। 503 पदक हैं भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के टोटल इतिहास में। ठीक है, अभी हम पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट अभी आपको बताते हैं। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में समझ में आ गया कि टॉप 4 की स्थिति क्या है। और बढ़ते हैं आगे इसी में। इन्हीं खेलों में भारत ने इस बार सबसे ज़्यादा 12 पदक कुश्ती में जीते, जिनमें 6 गोल्ड थे। अगर पूछा जाए भारत को सबसे ज़्यादा पदक कौन से खेल में मिले तो कुश्ती में मिले, जिनमें 6 गोल्ड हैं। ठीक है, उसके बाद वेट लिफ्टिंग आ जाएगा, सेकंड नंबर पर है। ठीक, तो लेकिन सबसे ज़्यादा पदक 12 पदक मिले कुश्ती में, जिनमें 6 गोल्ड हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनसे अलग आप देखिए, ये जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी याद रखना, लॉन बॉल्स में महिला वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक मिला और पुरुष वर्ग में रजत पदक मिला। लॉन बॉल्स पहली बार ऐसा खेल जिसमें हमने पहली बार पदक जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महिला वर्ग का गोल्ड मेडल जीता है और पुरुष वर्ग में सिल्वर मेडल जीता हमने। जूडो में भी 2 रजत और 1 कांस्य, 3 पदक जीते हमने इंडिया ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार भारत जीत रहा है इस लेवल पर। तो जब किसी खेल में पहली बार जीतता है इंडिया तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना चाहिए आपको भाइयों। ठीक है, ओके। तो लॉन बॉल्स में
महिला वर्ग में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल और पुरुष वर्ग में रजत पदक और जूडो में 2 रजत और 1 कांस्य पदक मिले हैं। ये भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा पदक किस में मिले हैं? आपके कुश्ती में मिले हैं 12 पदक, जिनमें से 6 गोल्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और, इस बार के अगर हम बात करें खेलों की, तो इस बार निशानेबाजी नहीं था। पिछली बार जो था गोल्ड कोस्ट में जब 2018 में मैच हुए थे, या मतलब कॉमनवेल्थ हुए थे, तो उसमें भारत ने निशानेबाजी में 16 पदक जीते थे। तो उनका नुकसान भी तो रहा ना। अगर निशानेबाजी होती तो 15-20 पदक तो हमारे पक्के थे ही थे। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए खेल भी उभर कर सामने आए जिनमें हमने अपना दमखम दिखाया। आगे बढ़ते हैं। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष हॉकी का स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया ने जीता, रजत भारत को मिला। पुरुष हॉकी में भारत फाइनल में था, इसका मतलब फाइनल में हारा है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड जीता है, रजत भारत ने जीता, सिल्वर भारत ने जीता है। और महिला हॉकी का स्वर्ण इंग्लैंड ने, रजत ऑस्ट्रेलिया ने और कांस्य पदक भारत ने जीता है। तो हॉकी में भी 2 पदक मिले हैं, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ये भी जरूर देख लेना, महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने, रजत पदक भारत ने जीता। तो जो पुरुष हॉकी की स्थिति थी वही महिला क्रिकेट की स्थिति है, स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने, रजत पदक भारत ने जीता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो लैंग्वेज बनाकर पूछ सकता है कि बताइए महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत को किसने हराया, या भारत किससे भिड़ा, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना आपको। तो ये राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में हो गया। आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल। ये तो हो गया, अभी हमने बता दिया वही है। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट और बताते हैं, ये तो अभी लिखवा चुके हैं हम। अगर भारत की बात करें तो भारत ने अब तक कुल 503 पदक जीते राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में। 1930 में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित हुए हैमिल्टन कनाडा में, लेकिन भारत ने पहली बार 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट किया। इन खेलों में भारत के लिए जो पहला पदक जीता वो तनवीर अहमद नाम के थे, तनवर अहमद या तनवीर अहमद, जो कुश्ती में जीता था उन्होंने पदक। भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल आया तनवर अहमद की तरफ। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक तनवर अहमद या तनवीर अहमद ने जीता। अगर कहे जाए कि भारत ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता, किसने जीता, तो याद रखना 1958 में मिल्खा सिंह ने गोल्ड जीता था। अगर पूछा जाए पहला पदक तो तनवर अहमद ने जीता और पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने जीता। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो भारत के निशानेबाज जसपाल राणा जो रहे हैं, इन्होंने 15 पदक जीते हैं। जसपाल राणा ने 15 पदक जीते हैं भाई निशानेबाजी में। तो सबसे ज़्यादा पदक भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में जसपाल राणा के नाम है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और बढ़ते हैं हम। अगर हम पदकों की बात कर रहे हैं तो एक और ध्यान रखने हैं, प्रवीण कुमार पूरा नाम था प्रवीण कुमार सोबती, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ। कौन है, याद आ गई? महाभारत सीरियल में जिन्होंने भीम का रोल निभाया था, बी.आर. चोपड़ा का जो महाभारत सीरियल आया था उसमें भीम का रोल निभाया था प्रवीण कुमार ने। और ये जो थे ये डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। इन्होंने एशियाई खेलों में कई सारे पदक जीत रखे थे और इन्होंने हैमर थ्रो में राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक जीता था। ठीक है, तो इनके एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में इनके पदक हैं प्रवीण कुमार सोबती के। डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक और हैमर थ्रो दोनों में इनके पदक हैं। ठीक है, हालांकि कॉमनवेल्थ में सिर्फ हैमर थ्रो में और राष्ट्रमंडल मतलब एशियाई खेलों में वो हैमर थ्रो डिस्कस थ्रो में, उनके एशियाई खेलों में कई सारे पदक भी जीत चुके हैं ये। ठीक, तो ये राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के बारे में हमने बात कही। भारत के अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन माने तो 2010 में जब सबसे बड़ा दल था इंडिया का, क्योंकि इंडिया में आयोजित हो रहे थे तो उसका फायदा मिलना था हमें, तो 2010 में भारत की सेकंड रैंक रही। ठीक है, बाकी पिछली बार 3rd थी, इस बार 4th है। वो मैं बता चुके हैं कि बहुत नुकसान हुआ हमें निशानेबाजी को राष्ट्रमंडल से बाहर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद नीति आयोग ने तीसरे भारत नवाचार सूचकांक, अब नवाचार का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप।
ठीक है, जारी किया, जिसमें राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नवाचार सूचकांक, इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं जिसको। नवाचार मतलब इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स में 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक और फर्स्ट में और सेकंड पर तेलंगाना है। 17 बड़े राज्य है। 10 पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य हैं। इनमें मणिपुर है नंबर 1 पर। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को 10 को अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद केंद्र शासित क्षेत्र व छोटे राज्य। इसमें छोटे राज्य भी याद रखना, 8 मतलब हमारे केंद्र शासित प्रदेश, और गोवा को भी इसी में शामिल कर लिया। इन सभी में चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, फिर से समझते हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना नंबर 1 पर है। और अगर 10 पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की बात करें तो मणिपुर है। और केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों की बात करें तो चंडीगढ़ प्रथम है। किस में भाई? नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन इंडेक्स में। लिख देता हूं मैं, इनोवेशन। 3 श्रेणी थी, तीनों श्रेणियों में नंबर 1 कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो इंडेक्स है ये किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया, तीसरे नंबर का। यानी इससे पहले नीति आयोग 2 इंडेक्स जारी कर चुका है, इस बार तीसरा जारी किया नीति आयोग ने, इनोवेशन इंडेक्स। फर्स्ट पर कर्नाटक, तेलंगाना। पूर्वोत्तर में करे, पहाड़ियों में करे तो मणिपुर, पहाड़ी राज्यों में। और छोटे राज्य या फिर कहें केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर पहला देश है जिसने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता दी है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका किरण बेदी है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका किरण बेदी है। रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मियों के लिए एक नई पहल शुरू की जिसका नाम है सेहत। तो जो रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी हैं तो उनके परिवार को अगर दवाई वगैरह की ज़रूरत है तो रक्षा मंत्रालय ने एक पहल शुरू की है जिसमें उनके परिवार के जनों को घरों पर दवाई वगैरह की आपूर्ति की जाएगी। इस पहल का नाम रखा गया है सेहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद आ जाते हैं हम, फेमिना मिस इंडिया 2022 मुंबई में आयोजित हुआ। ओके जी, मुंबई में आयोजित हुआ फेमिना मिस इंडिया 2022। इसमें मिस इंडिया कौन चुनेगी? शिनी शेट्टी, कर्नाटक की है शिनी शेट्टी। ठीक है, शिनी शेट्टी कर्नाटक की ये मिस इंडिया चुनी गई हैं, या कहें नंबर 1 रही है, प्रथम स्थान। फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत है, राजस्थान की है। और दूसरे नंबर पर सेकंड रनर अप बोलते हैं जिनको, शिनाटा चौहान है, यूपी की हैं। फर्स्ट नंबर कौन रहे हैं? शिनी शेट्टी, जिन्हें मिस इंडिया बोला जाएगा। यानी जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी उसमें यही जाएंगी, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी। तो शिनी शेट्टी कर्नाटक की हैं। फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत रही हैं, राजस्थान की। सेकंड रनर अप शिनाटा चौहान रही हैं, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन यूजीन, ओरेगॉन, अमेरिका में हुआ। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई? यूजीन में। कहाँ पर है? ओरेगॉन, अमेरिका में आयोजित हुआ। इसमें पहला स्थान अमेरिका का रहा। जो टीम की ट्रॉफी है, प्रथम स्थान बोले या प्रथम स्थान टीम ट्रॉफी किसने जीती? अमेरिका ने जीती। लेकिन इस बार इन खेलों में भारत को भी एक पदक मिला। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। जानते हैं किसमें है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में। अब तक भारत इन इतिहास में 18 हो चुके हैं। इन 18 चैंपियनशिप में भारत को सिर्फ 2 ही पदक मिले हैं। नीरज चोपड़ा ने इस बार रजत पदक जीता और अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2023 के 3 के पेरिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? लॉन्ग जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप से संबंधित है। एलजे लिख देता हूं मैं, लॉन्ग जंप से। ठीक है, फिर से समझिए। 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, कहाँ हुई? यूजीन में हुई, अमेरिका में। इसमें पहला स्थान किसका रहा? अमेरिका का रहा। जिसे कहा गया टीम ट्रॉफी किसने जीती? तो टीम ट्रॉफी जीती अमेरिका ने। ठीक, भारत ने बहुत समय बाद दूसरा पदक जीता। भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स में सिर्फ 2 ही पदक जीते हैं। इस बार जीता है नीरज चोपड़ा ने रजत पदक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में। इनसे पहले सिर्फ और सिर्फ अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम कांस्य पदक है ऊंची कूद में, लॉन्ग जंप में। और 2003 के पेरिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने ये पदक जीता था। लास्ट स्लाइड और देखते हैं भाइयों। खाद्य सुरक्षा अधिनियम
में राज्यों के प्रदर्शन का सूचकांक जारी किया गया। देखिए क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ पर जो कोटे पर चीज़ें बांटी जाती हैं, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बांटी जाती है। अभी कोविड के दौरान तो जो राशन कार्ड धारक थे उनको फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो राशन कार्ड धारकों को खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है उसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहा गया है। और इसके तहत जो इसका सूचकांक जारी किया, इसमें पहला स्थान उड़ीसा का रहा और दूसरा स्थान यूपी का रहा। प्रथम स्थान उड़ीसा और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। इसे बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो प्रदर्शन किया गया उसमें पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा और इसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सूचकांक बोला जा रहा है, ठीक है। भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4,03,000 मेगावाट। ये 4,03,000 से आगे भी है थोड़ा सा, तो 4,03,000 मेगावाट को 403 गीगावाट बोलते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की वर्तमान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो भाइयों याद रखना, आपको 400 का आंकड़ा याद रखना है। 400 को हम क्रॉस कर चुके हैं, 400 गीगावाट को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर ये 5 लाख हो जाएगी तो हम 500 गीगावाट पर पहुंच जाएंगे, जिसमें सर्वाधिक योगदान ताप विद्युत का है। थर्मल पावर लगभग 50% से ज़्यादा है। और अगर हमसे कहें कि जीवाश्म ईंधन, क्योंकि थर्मल पावर भी जीवाश्म ईंधन है, तो जो जीवाश्म है तो जीवाश्म एनर्जी जो या फॉसिल से जो एनर्जी मिल रही है, क्योंकि कोयला क्या होता है, जीवाश्म होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका 56-57% का योगदान है, ठीक है। अगर जीवाश्म की बात करें तो 56-57%, और अगर केवल कोयले की बात करें तो लगभग क्या है 50% से ज़्यादा, तो लगभग 200 गीगावाट से ज़्यादा कोयला के द्वारा बिजली बनाई जा रही है हमारे यहाँ, जिसे ताप विद्युत या थर्मल पावर बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में कुल विद्युत उत्पादन कितनी है, 403 गीगावाट को क्रॉस कर चुके हैं, 400 गीगावाट से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में अच्छे तरह से सेट बैठ गया होगा भाइयों। जो भी कुछ अब बताया है इसमें एक एक चीज़ पर ध्यान रखिए। मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा सवाल वही होता है जो मैच कर जाए, जो क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। अभी हमने जो पिछली 2-4 वीडियो बनाई, आज तो 5वीं है करंट अफेयर्स की, इन 4 वीडियो में भी जो अभी यूपी पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, हर एक वीडियो में से एक दो मतलब हर टेस्ट में 2-3 सवाल उनमें से मैच हो रहे हैं अभी। हाँ, अगर ये था कि अगर ये हमारा पूरा कंप्लीट होता तो शायद और अच्छा परफॉर्मेंस होता, तो उसकी बात नहीं करते हैं भाई हम, लेकिन होता क्या वो अलग बात है। जो हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी जो सवाल आपको लग रहा होगा कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी आपको यूपी पीएटी में मिल गया होगा। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमने लिख दिया, तो इतना विश्वास हम पर कीजिए कि उसको एक बार हमारे कहने से याद जरूर कीजिए भाई, क्योंकि हम बहुत चीज़ें सोच कर ही आपके सामने क्वेश्चंस को रखते हैं। ये मानकर चलिए कि अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो हज़ारों क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। अब हज़ारों में से हमें आपको उन 1000 में से 50-60 देने हैं, तो हम बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पर हम चेक करने के बाद सोचते हैं कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है। पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम ज़्यादा अच्छे को ही आपके सामने पेश करते हैं, तो उसमें कोई भी लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा भाइयों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।